नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब3 एंटायरिटी में। मेरा नाम है श्रेयस सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कंसेंसस मैकेनिज़्म। हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे व्हाट इज़ कंसेंसस मैकेनिज़्म, और इसी वीडियो में हम प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड से समझेंगे कि कंसेंसस मैकेनिज़्म हमारी ब्लॉकचेन में काम कैसे करता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे। प्रिवेंट्स अटैक्स एंड कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कंसेंसस मैकेनिज़्म के थ्रू हैकिंग अटैक्स प्रिवेंट होते हैं और किस तरीके से कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कंसेंसस मैकेनिज़्म में मिलता है। तो टाइप्स ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल्स। कंसेंसस मैकेनिज़्म के अंदर कंसेंसस प्रोटोकॉल्स होते हैं। बहुत से कंसेंसस प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं, बट हम यहाँ पर मेनली 3 तरीके के कंसेंसस प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रूफ ऑफ वर्क, देन प्रूफ ऑफ स्टेक, देन लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक, ऑल्सो नोन एज LPOS। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और आज हम यहाँ पे देखेंगे हमारा एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसमें 5 नोड्स एग्जिस्ट करती हैं और एक ब्लॉकचेन की कॉपी जो इन पाँचों नोड्स पर है। और इसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पांचों नोड्स बेसिकली अब पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क किस तरीके से कंसेंसस बैठाता है, और इसे प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड से समझेंगे। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे माइनर्स होते हैं, जैसे कि हर ये नोड्स को हम अगर जो माइनर्स ले लें तो ये नोड्स यहाँ पर क्या करती हैं, ये यहाँ पे ब्लॉक्स माइंस करती हैं। ब्लॉक माइंड कैसे करती हैं कि इनके पास एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है हर एक नोड्स के पास, हर एक माइनर्स के पास, और वो हैवी मशीनरी, हैवी ग्राफिक कार्ड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके और बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक बहुत ही टफ़ मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ये फाइंड आउट करते हैं एक एल्गोरिदम के थ्रू कि जो ब्लॉक आया है वो एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं। हमने पहले भी प्राइवेट की, पब्लिक की के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और उसमें हमने देखा है कि वैलिडेशन किस तरीके से होता है। वो बेसिकली एक एल्गोरिदम से सारी चीज़ें पास करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसी टाइम को दे करके वो ब्लॉक्स माइन करते हैं। ब्लॉक्स माइन होने के बाद माइनर्स को उसका रिवॉर्ड मिलता है, कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिसके कारण वो ये सारे काम करता है, और वो टफ़ मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर अपने वर्क का प्रूफ देता है कि जी हाँ, उसने एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व की। हम आगे के वीडियोस में तो ये नहीं देख रहे होंगे कि माइनिंग किस तरीके से वर्क करती है, बट इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ कि माइनिंग कैसे काम करती है, शेडिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो वो हम इस कोर्स के बाद देखेंगे। तो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। हम यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, कोई हैकर हैकिंग अटैक किस तरीके से करता है, या तो क्या करेगा कि जैसे ये सी की एक ब्लॉकचेन है जिसकी कॉपी है, उसमें क्या करेगा, वो जा करके किसी एक पर्टिकुलर नोड में अटैक करेगा और उसका डेटा ब्रीच करने की कोशिश करेगा या डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी पर गया ये और उस पर एक अटैक किया और उसका पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा उसने मैनिपुलेट किया। अब इससे क्या होगा, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि इसके आगे के ब्लॉक्स भी करप्ट हो जाएंगे, और इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर यहाँ रोल आता है हमारा कंसेंसस मैकेनिज्म का। ये क्या करती है कि जब भी सी बाकी नोड्स के पास जाएगा और वो देखेगा कि उसकी ब्लॉकचेन बाकी नोड्स के थ्रू अलग है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ नोड्स के पास जो ब्लॉकचेन की कॉपी है वो सेम है और इसके डिफरेंट है, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली एक्चुअल ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या थी, आगे के ब्लॉक्स करेक्ट हैं। इसका मतलब इससे पता चल जाएगा कि इस पर एक हैकिंग अटैक हुआ है, और वो बाकी की ब्लॉकचेन से किसी से भी एक कॉपी उठा लेगा, ये पता चलने के बाद कि इसकी ब्लॉकचेन नेटवर्क करप्ट हो चुकी है, और वापस से अपना डेटा रिट्रीव कर लेगा। ये मेथड होता है अपना डेटा रिट्रीव करने का। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सी के नेट में कोई खोट है और सी ने कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, उसने एक ब्लॉक माइन कर दिया जो कि जेन्युइन भी नहीं है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड कर लिया। अब इस ब्लॉक को ऐड करने से पहले ये इन सारे A, E, B और D नेटवर्क्स पर अपने ब्लॉक को सेंड करेगा, बट A, E, D और B नेटवर्क्स एज इट इज़ इस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सबसे पहले एक वेरिफिकेशन फंक्शन चलाएंगे, उस वेरिफिकेशन फंक्शन के अंदर उस ब्लॉक को डालेंगे और ये वेरीफाई करेंगे एल्गोरिदम के थ्रू कि वो ब्लॉक एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। तो ये दूसरे तरीके का अटैक है कि अगर जो कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर सकता है जो कि जेन्युइन ना हो, तो यहाँ पर भी मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है कंसेंसस मैकेनिज़्म के अंदर कि ये पता लगाया जा सके कि ब्लॉक जेन्युइन है कि नहीं है। इस तरीके से कंसेंसस मैकेनिज़्म हेल्प करता है हमें अटैक्स प्रिवेंट करने पर। इसके आगे हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत सीधे सरल एग्जांपल मैं देख के बताता हूँ कि एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने पर बहुत टाइम लग सकता है। अगर जो आपसे आता भी है तो आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। अगर जो आपको नहीं आता तो आपको दिन, महीने, साल भी लग सकता है फ्रॉम स्क्रैच एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने पर।
पर वेरीफाई करने में कितना टाइम लगता है? आपने देखा होगा कि वेरीफाई करने में बस आप रूबिक्स क्यूब उठाएंगे, देखेंगे सारे कलर्स मैच करने के नहीं, एंड हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन फंक्शन भी काम करता है कि वेरीफाई करना टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं होता कंपेरेटिव टू वैलिडेशन फंक्शन। तो इसलिए आपको ये बात दिमाग से हटा देनी चाहिए कि अगर जो हर ब्लॉक माइन करेगा, और साथ साथ वेरीफाई भी करेगा, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ, एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आती है, बट वेरिफिकेशन इज़ जनरली नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे एक और नई प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके से कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक ही टाइम स्टैम्प पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर सी ने भी एक ब्लॉक माइन किया और बी ने भी एक ब्लॉक माइन किया। अब हम यहाँ पर इस एग्जांपल में ये ले रहे होंगे कि ए बी सी डी और ई की कंप्यूटेशनल पावर सेम है, मतलब सारे लोग सेम स्पीड पर ब्लॉक माइन कर रहे हैं। अब सी और बी ने सेम टाइम पर ब्लॉक माइन कर लिया, अब यहाँ पर किसकी ब्लॉक को एक्सेप्टेंस मिलेगी? हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से सी ने डी तक अपना ब्लॉक पहुँचाया। मैं अगर जो वीडियो को थोड़ा हटाऊँ तो आप देख सकते हैं कि डी में ये ब्लॉक ऐड हो चुका है, बट वहीं पर किस तरीके से ए बी और ई के पास सेम ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, ये ग्रीन वाला जो कि बी ने माइन किया था, और बी ने ई और ए तक अपनी रीच फैला दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है। सिंस हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया था कि इन सबकी कंप्यूटेशनल पावर सेम है, तो हम यहाँ पर देख सकेंगे कि अब यहाँ पर जो इशू ये आ रहा है कि किसकी ब्लॉक को एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो इसके लिए हमारा एक रूल एग्जिस्ट करता है विच इज़ लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन रूल। लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन रूल बहुत सिंपल सा होता है कि जिसकी भी ब्लॉकचेन लॉन्गेस्ट होगी उसका ब्लॉकचेन की कॉपी बाकी नेटवर्क्स भी एक्सेप्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ किस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बी ई और ए मेजॉरिटी में है। सिंस ये मेजॉरिटी में है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि बी ए और ई एक साथ ब्लॉक्स माइन करेंगे, और कंपेयर टू इस नेटवर्क सी और डी के नेटवर्क से इनका एक एक्स्ट्रा ब्लॉक जल्दी माइन होगा। सिंस इनका एक्स्ट्रा ब्लॉक जल्दी माइन हुआ तो ई बी और ए तक अपना ब्लॉक पहुंचा देगा, और इनकी लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन बन गई इस पर्टिकुलर नेटवर्क की, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ नेटवर्क की, जो कि अब मेजॉरिटी में है। सिंस इनकी ब्लॉकचेन लॉन्गेस्ट है, हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि सी और डी को मजबूरन अपना ब्लॉक डिस्कार्ड करना पड़ेगा, सिंस लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन जो एग्जिस्ट करती है वो इस नेटवर्क के पास एग्जिस्ट करती है। और आखिरी में आकर के सी और डी को अपने ब्लॉक को रिमूव कर देना पड़ेगा, और वो जो रिमूव ब्लॉक्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्फन ब्लॉक्स। उस चीज़ का ना कोई रिवेन्यू सी और डी को मिलेगा, और ई ए और बी के ब्लॉक्स को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी सी और डी दोनों को, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जिसकी भी लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन होगी, जिस भी नेटवर्क की लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन होगी, जब भी ये कंपेटिंग चेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसी को एक्सेप्टेंस मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जब तक आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने के बाद 6 ट्रांजैक्शंस और वेरीफाई ना हो जाए, तब तक आप अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वेरीफाइड ना माने इन द केस ऑफ बिटकॉइन। अच्छा, यहाँ पर हम एक और केस ले सकते थे। अगर जो सी और डी की कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा होती कंपेयर टू दिस नेटवर्क, तो सी और डी बहुत जल्दी ब्लॉक्स माइन कर पाते कंपेयर टू दिस नेटवर्क। इस केस में सी और डी की लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क होती, और सी और डी का ब्लॉकचेन कॉपी जीत जाता, और ए ई और बी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर इशू मेजॉरिटी का नहीं होता, यहाँ पर इशू ये होता है कि किस नेटवर्क की लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन है, इस पर डिपेंड करता है कि कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम में कौन जीतता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, बहुत से इंटरेस्टिंग कंटेंट और आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक पर्सनलाइज कोर्स आ रहा है इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।